गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजनीतिक भूगोल के कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक भूगोल के अंदर जो हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स की जो अवधारणाएं आपके समक्ष रखी थी, साथ ही मैंने आपको जो राजनीतिक भूगोल का अन्य विषयों से जो संबंध है उसकी भी आप लोगों से चर्चा की थी। उसी चर्चा से जुड़ा हुआ ये विषय है और इस विषय के अंदर हमने ये आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल के अंदर जो भू राजनीति की जो अवधारणा है वो निकल कर आई। हमने जब ऐतिहासिक विकास की बात की, राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की बात की, तब हमने आपको राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की। पुनः आज मैं आपके समक्ष उसका संक्षिप्त आपको विकास जो हुआ उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मैं आपसे ये चाहूँगा कि अभी आप जाके इतिहास की भूगोल या राजनीतिक भूगोल की जो पुस्तक है उसको जाके आप पढ़िए और उसके अंदर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के जो घटनाएं घटित हुई या प्रथम विश्व युद्ध के पीछे क्या कारण थे, उसके क्या रिजल्ट निकले, कौन कौन से जो देश थे जिनको पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर किस तरह से मित्र राष्ट्र और इस तरह की अवधारणाएं निकल के आई, उनका एक आप संक्षिप्त अध्ययन करें तो इस जियोपॉलिटिक्स की अवधारणा को हम यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रूप से समझ सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि जो रेडजेल थे उनको आप ये कह सकते हैं राजनीतिक भूगोल के पितामह कह सकते हैं आप। उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर पुस्तक लिखी और वहीं से एक विषय वस्तु के रूप के अंदर राजनीतिक भूगोल एक अलग विषय के रूप में निकल कर आया। और राजनीतिक भूगोल की जब रेडजेल के द्वारा बात की गई तो उनके ऊपर, उनके जो विचारों के ऊपर उससे पूर्व के अंदर जो डार्विन का जो उत्तरजीविता का सिद्धांत था उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, जहां उन्होंने ये कहा कि पारिस्थितिकी के अंदर वही जीव सरवाइव कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे जो बदलते हुए पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर सकते हैं। और कहीं न कहीं रेडजेल ने उसी अवधारणा को एक राज्य के ऊपर लागू करने की कोशिश की और उसने ये कहा कि जो राज्य होता है वो एक जैविक संकल्पना है और राज्य को जीवित रहने के लिए या उसको शक्तिशाली रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। ये अवधारणा उन्होंने डार्विन से ली, जहां राज्य को उन्होंने एक जैविक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। और यहीं से जो लिविंग स्पेस की अवधारणा यानी स्थान की आवश्यकता या जिसको हम कहते हैं लेबनश्रम की जो अवधारणा है वो स्पेस की अवधारणा से जुड़ा हुई अवधारणा है कि राज्य को शक्तिशाली बने रहने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहना चाहिए। और यदि वो अपने राज्य का क्षेत्र का विस्तार नहीं करेगा तो वह संसाधनों के दृष्टिकोण से पिछड़ता जाएगा और वह राज्य अपने अस्तित्व को खो देगा। इस तरह की अवधारणाएं रेडजेल ने प्रस्तुत की और इन अवधारणाओं का जो प्रभाव था उसके बाद वैश्विक परिदृश्य के अंदर जो विभिन्न जो थिंकर थे, जो ज्योग्राफर थे, जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर जो काम कर रहे थे, उनके ऊपर इसका एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि नए नए विचार भू राजनीति के संदर्भ में निकल के आए। हमने कहा कि रुडोल्फ कैजेलन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कैजेलन ने जो जियोपॉलिटिक्स जो वर्ड था उसको यूज लिया, लेकिन जहां वही अवधारणा रेडजेल ने कही थी, रुडोल्फ कैजेलन ने भी कहीं न कहीं राज्यों को एक जैविक इकाई माना, लेकिन इन सभी अवधारणा को एक्सप्लेन करने का काम ज़्यादा विस्तृत रूप से दुनिया के सामने रखने का जो काम किया था वो कार्ल हासोफर ने किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स की जो अवधारणा थी वो कार्ल हासोफर के द्वारा स्पष्ट की गई, एक्सप्लेन की गई। और ये क्यों हुआ ऐसा, तब मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि तात्कालिक जो भी परिस्थितियां रहीं उन तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव जो भी थिंकर थे उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने अपनी अवधारणाएं तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में दी। मैंने आपसे पूर्व में बताया कि कार्ल हासोफर ने पैसिफिक ओशियन के अंदर यात्राएं की, जापान की भौगोलिक स्थिति उसने देखी, जापान की भौगोलिक स्थिति का कारण उसने कहा कि इसका द्वीपीय स्थिति जो है वो उसके राजनीतिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है, या ये कहूँ कि कहीं न कहीं स्थलीय देशों से उसको एक सामुद्रिक सुरक्षा की जो
प्राप्त हुई है, ठीक वैसी स्थिति ब्रिटेन की भी रही। वो ब्रिटेन की तात्कालिक जो स्थितियां रही, उसका जो एक औपनिवेशिक एक वर्चस्व रहा, या ये कहूँ कि नौसैनिक दृष्टिकोण से उसका जो वैश्विक स्तर पर एक वर्चस्व की स्थिति थी, इन सभी चीज़ों ने तात्कालिक जो ज्योग्राफर थे उनकी सोच, उनकी अवधारणा, उनके जो सिद्धांत थे, उनके ऊपर, सबके ऊपर एक प्रभाव डाला। कार्लो ऑफ्सोफर भी उससे प्रभावित रहा। मैंने जैसे कहा कि उसने पैसिफिक में यात्राएं की, जापान की स्थिति को देखा। उसी समय जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मनी की जो हार हुई थी, और उस जर्मनी की हार को दूर करने के लिए कहीं न कहीं एक राष्ट्रवाद की जो संकल्पना थी, जो मैंने आपसे एक्सप्लेन की, एक नेशन की जो कॉन्सेप्ट थी, उसको प्रोत्साहित करने की बात जो की गई, या कहूँ कि उस पराजय को दूर करने के लिए, या तात्कालिक स्थितियों में जर्मनी के जो लोग थे उसमें एक जो डिप्रेशन की भावना हारने के कारण आ गई थी, उसको दूर करने के लिए ये जो जियोपॉलिटिक्स की जो कॉन्सेप्ट थी, उनका प्रभाव, उसको उभारने के लिए काफी उसका महत्वपूर्ण रोल रहा। कार्ल हॉसोफर के जो विचार थे वो यही थे कि राज्य एक जीवित इकाई है, उसको रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, राज्य को अपना विस्तार करते रहना चाहिए। विस्तार अगर वो करेगा तो उसकी शक्तिशाली होगा, विभिन्न क्षेत्रों के जो संसाधन होते हैं उसके ऊपर अधिकार क्षेत्र होगा, वैश्विक स्तर पे उसकी स्वीकृति बढ़ेगी। तो इस तरह की जब चीजें इन्होंने अपने वैचारिक उसमें अपने अवधारणाओं में दी, तो कहीं न कहीं जो हिटलर था वो भी इन अवधारणाओं से प्रभावित हुआ, और इन्होंने उस अवधारणा को, जो भू राजनीति की जो अवधारणाएं थी, उनको उसको प्रोत्साहित किया। कार्ल हॉसोफर की जो अवधारणाएं थी उसको उसने स्वीकार किया, और उन अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए एक राज्य के विस्तारवादी जो सोच थी उसको उसने प्रोत्साहन दिया। और उसी प्रोत्साहन का परिणाम था कि कहीं न कहीं हम ये कहते हैं कि रेडजेल, रुडोल्फ कैजलेन, कार्ल हॉसोफर की अवधारणाएं कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण रही। तो ये जो चीजें निकल के आए तात्कालिक परिस्थितियों में, ये जीवन में भी होता है कि व्यक्ति जब निराशा में होता है तो उसको दूर करने के लिए जो भी सकारात्मक ऊर्जा उसको कहीं से भी प्राप्त होती है, चाहे वो अवधारणात्मक रूप हो, सैद्धांतिक रूप से हो, या कहीं से सैनिक सहायता के रूप में हो, तो उसको वह तुरंत स्वीकार करता है, और तात्कालिक परिस्थितियों के अंदर उसकी जो अस्वीकृति हो गई है उसको स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और कहीं न कहीं जो जर्मन के अंदर इन अवधारणाओं का जो प्रोत्साहन मिला, वो उसी का प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो पराजय हुई उसी का परिणाम था। तो ये हमने अवधारणाएं की बात की, लेकिन इन अवधारणाओं का जो विकास है, ऐसा नहीं है कि केवल यूरोप में हुआ या जर्मनी में हुआ। इन सब चीज़ों का जो प्रभाव था तात्कालिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो विचारक थे, जो भौगोलिक विचारक थे या राजनीतिक विचारक थे, उन सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। और चूंकि जब हम राज्य की बात करते हैं तो किसी भी राज्य के विकास के ऊपर उसका प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उसका राजनीतिक जो विकास जो हुआ, या तात्कालिक जो परिस्थितियां, जो परिस्थितिजन्य जो समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं पैदा हुई, उनका सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और इनको दृष्टिगत करते हुए वैश्विक स्तर पर एक रणनीतिक विचारक जो पैदा हुए, जिन्होंने भूसामरिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सामरिक जो विचारधाराएं प्रस्तुत की, वो विभिन्न विचारकों ने दी। जिसमें सबसे पहले जो सी पावर कॉन्सेप्ट की, जो समुद्री शक्ति संकल्पना की जो बात करते हैं, तो ए टी महान जो थे, उन्होंने अपनी सबसे पहले अवधारणा दी, जो अमेरिकन थे। इनकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे। हार्टलैंड की जो कॉन्सेप्ट थी, वो जो मैकेंडर थे, एज ए मैकेंडर थे, उन्होंने दी। और इसके अलावा बहुत सारे जो हार्टलैंड से जुड़े हुए कंसर्निंग जो व्यूज़ थे वो भी आए। उसमें मैनिंग थे, हुसन था, तो ये सेवरेस्की थे। और साथ में इसके बाद ही परिस्थितिजन्य अवधारणाओं में रीमलैंड की कॉन्सेप्ट आई, जो स्पाइकमैन ने दी। और जियो स्ट्रेटेजिक जो रीजन्स की जो बात की, वो कोहेन ने की। तो ये हम एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे, कैसे इन अवधारणाओं का विकास हुआ, कैसे वैश्विक स्तर पर एक शक्ति संतुलन की स्थापना की गई, किस तरह से अमेरिका, रूस, जर्मनी एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामना आना चाह रहे थे, और किस तरह से इन अवधारणाओं ने उसको प्रोत्साहन दिया। क्या वर्तमान में इनके द्वारा दी गई जो कॉन्सेप्ट्स थी, जो अवधारणाएं थी, जो उन अवधारणाओं का वर्तमान में क्या प्रासंगिकताएं हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम जो नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें एक एक स्लाइड के अंदर हम लेंगे। एक एक जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो व्यूज़ हैं जिन लोगों ने भी दिए, उन सब का अध्ययन करेंगे। साथ ही उनके ऊपर उन तात्कालिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा,
उनका भी। हाँ, लेकिन ये स्लाइड जो मैंने आपको दी है ये आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट हो, सेट हो, या किसी भी और दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं जो जिसके अंदर भूगोल विषय को समाहित किया गया है, तो इन अवधारणाओं के बारे में पूछा जाता है कि हार्टलैंड कॉन्सेप्ट किसने दी, रिमलैंड किसने दी, या सी पावर कॉन्सेप्ट किसने दी। तो ये आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नमस्कार।